लाखों सवाल थे मेरे मन में, फैमिली के मन में, क्योंकि आई वॉज अर्निंग वेल इन माई टेक्निकल राइटिंग, आई हैड ओवरसीज क्लाइंट्स। पर फिर भी मन में था कि मुझे एक इम्पैक्ट जनरेट करना है और एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, ना कि मेरे लिए सिर्फ, बट और उन सारी लेडीज़ के लिए और सारे लोगों के लिए जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हाय स्वाति। हेलो। तो आज एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात के नए एपिसोड में हमारे साथ है स्वाति नरोका, जो कि फाउंडर है इंडी गेम्स की। तो आज हम जानेंगे स्वाति की स्टोरी कि उन्होंने कैसे शुरू की अपनी जर्नी, उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में, और क्या उनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो हाय स्वाति, आप पहले हमें आपकी थोड़ी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताइए। मैं पिछले 8 मंथ से स्टार्टअप चला रही हूँ और इनिशियली आई वॉज वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन यूएसवी लिमिटेड मुंबई। फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया और उसके बाद मैंने टेक्निकल राइटिंग किया। बट इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही थी, वो था सोशल इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट जो मैं सोसाइटी में क्रिएट कर सकूं। तो उसके लिए मैंने एजुकेशन सेक्टर में गेम बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा और वहाँ से शुरू हुई मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो ये जो आपकी जो गेम्स है जो एजुकेशन बेस्ड है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वो एग्जैक्टली क्या है। करंटली हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहली है इंडिया एट 75। ये फर्स्ट इंडियन गेम है जो कि हिस्ट्री और जीके बेस्ड है। स्ट्रैटेजिक बोर्ड गेम है, 2 to 4 प्लेयर गेम है एंड इसमें इंडिया के सारे इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 2021 लोग खेलते खेलते सीख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर क्विज एज वेल एंड लर्निंग एज वेल। हमारी दूसरी गेम है कल्चर ट्रिप। हम अपने कल्चर को तो बहुत अच्छे से जानते हैं पर दूसरे स्टेट्स के कल्चर को नहीं जानते। तो खेल खेल में बच्चों को, बड़ों को कल्चर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने बनाई है ये पहली गेम। कार्ड गेम है। इट इज़ अ 2 to 8 प्लेयर गेम और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। खेलते खेलते हम इंडिया के सारे स्टेट्स का कल्चर सीख सकते हैं। तो आपने ऐसे बताया कि आपने पहले पहले आप जॉब कर रहे थे और टेक्निकल राइटिंग कर रहे थे, तो मेरा अपने क्या ऐसा रीज़न था कि आपने वो सब छोड़ के ये एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की आपकी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। शुरुआत से एक लीडरशिप क्वालिटी भी थी मेरे में और मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जर्नी ऐसी है जो कि एंडलेस होती है। आप कोई भी जॉब करो या कुछ भी करो, उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है और आप लिमिटेड चीज़ें ही कर सकते हो उसमें। बट व्हेन यू डाइव इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आप इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना था। और ये जो आपने गेम्स बनाए नॉलेज बेस, तो उस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया कि आपको बस किसी चीज़ पे फोकस करना है। तो मैं बचपन से एक गेमर रही हूँ। हर साल मैं एक गेम खरीदती थी और खेलती थी। मोस्ट ऑफ द इंडियन गेमिंग मार्केट में या तो यूएसए के गेम्स होते हैं या तो चाइनीज़ टॉयज़ होते हैं। तो एक इंडियन फैक्टर बहुत ही लैकिंग था इंडियन मार्केट में। और जब ये आत्मनिर्भर टॉय इनोवेशन कॉन्टेस्ट आया 2020 में, तब तक मेरा पहला प्रोटोटाइपिंग हो चुका था। तब भारत ने रियलाइज़ किया कि उसके अपने टॉयज़ और गेम्स होने चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन को इंडिया से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए, और एक लैक ऑफ स्पेस था एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पर आज भी बुकिश नॉलेज ही मायने रखती है। बस लोग बुकिश को, रॉट लर्निंग को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और NEP 2020 के द्वारा जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें कहा गया है कि एजुकेशन क्रिएटिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए सभी के लिए और एक फ़न बेसिस में होना चाहिए। तो गेम बेस्ड एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसलिए हमने एजुकेशनल गेम्स बनाने का सोचा। ओके। हाँ, वैसे आपने जैसे बताया कि एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रंस के लिए तो एक बोझ ही है मतलब वो इतना कुछ खास इसमें से सीख भी नहीं रहा है। सिर्फ रट्टा मारो और फिर उसके बाद पेपर लिख के भूल जाओ, तो उसमें उतना कुछ लर्निंग उनका होता नहीं है। तो ये बात आपकी सही है कि अगर कोई हम गेम वाला जो पर्सपेक्टिव आपने जैसे बताया कि अगर वो हम उस पर डालें तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो वो बात सही है। तो आपका कोई बिजनेस बैकग्राउंड रहा है या फिर आप फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हो?
आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. मेरे दूर दूर तक कोई भी बिजनेस नहीं है फैमिली में. सो फर्स्ट टाइम जब मैं स्टार्ट कर रही थी, लाखों सवाल थे मेरे मन में, फैमिली के मन में, क्योंकि आई वॉज अर्निंग वेल इन माई टेक्निकल राइटिंग. आई हैड ओवरसीज क्लाइंट्स. पर फिर भी मन में था कि मुझे एक इम्पैक्ट जनरेट करना है और एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, ना कि मेरे लिए सिर्फ, बट और उन सारी लेडीज़ के लिए और सारे लोगों के लिए जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. तो फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस वाला बैकग्राउंड भी नहीं था और आप पहले जॉब कर रहे थे, तो फिर आपने ये बिजनेस के बारे में ये नॉलेज कहाँ से लिया और कैसे सीखा आपने? लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज किए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस्ड थे. एक था IIM बैंगलोर से, और दूसरा था एक स्टार्टअप ओयासिस का, और एक स्टार्टअप इंडिया का. ऐसे 3 अलग अलग मैंने कोर्सेज किए जिसमें मुझे स्टार्टअप क्या है एग्जैक्टली और कैसे स्टार्टअप बिल्डअप किया जाता है उसकी मुझे नॉलेज मिली. उसके थ्रू मेरा एक कम्युनिटी भी बना जो कि स्टार्टअप कम्युनिटी था, जिसमें सारे लोग एक एक आइडिया के ऊपर वर्क कर रहे थे. तो उससे मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मुझे किस तरह से स्टार्टअप को शुरू करना है और उसे आगे लेके जाना है. हाँ, मतलब आप ये बात सही है कि अगर आप कोई स्टार्टअप कम्युनिटी के अंदर रहते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग मिलेगी, और उनसे आप इंटरनली सोच विचार भी कर सकते हो कि कौन सा आइडिया काम करेगा, क्या करेगा, वो सब इंटरनली आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो. बिल्कुल. तो आप जैसे कि मॉमप्रेन्योर हो, तो उसके रिलेटेड आपने बहुत सारे चैलेंजेस आप डेली फेस करते ही होंगे, क्योंकि बिजनेस चलाना और उसके साथ बच्चों को संभालना, तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है. तो वो आप कैसे निभाते हो? ये तो बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉम बन जाते हैं तो आपका पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका बच्चा ही होता है. तो उसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ करना, लाखों लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ज़रूरत है. हर चीज़ इंसान की ज़रूरत के लिए नहीं होती है, ये सबसे पहली बात है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब नॉर्मल नीड्स फुलफ़िल करने से ऊपर होती हैं. तो जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है और आपके अंदर एक कुछ कर दिखाने की चाहत होती है, तो आप अच्छे से जगलर बन जाते हैं, अच्छे से फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी कुछ मैनेज कर ही लेते हैं. करेक्ट. तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ को? क्योंकि बिजनेस लाइफ अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ अलग है. यस. तो वो दोनों मिक्सअप ना हो और बिजनेस भी बराबर चले, और उसके साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी आपको प्रॉपर वे में लेके जाना है. तो फिर वो दोनों चीज़ आप कैसे एक साथ कर रहे हो? पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए देखा जाए तो, जैसे सोशलाइजिंग हो गया, ये सब काफ़ी कम करना पड़ा, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसको 100% देना पड़ता है. तो उसमें आपका पर्सनल जो भी हैबिट्स है, जैसे मैं रीडिंग बहुत करती थी, काफ़ी मेरा सोशल नेटवर्क था, तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उन चीज़ों में, क्योंकि आप अपनी चीज़ को किसी और के थ्रू नहीं चला सकते. आपको ही वो चीज़ बिल्डअप करनी है. कोई और कितना भी मेहनत करे, पर आप एज अ फाउंडर आपको ही उससे आगे लेके जाना है. विजन आपका है तो आपको ही पता है राइट, दैट्स ट्रू. कौन से रास्ते में उसको लेके. तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो हर एक जन को नहीं मिल सकती है. आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, तो उनका फुल सपोर्ट है मुझे. मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरा ब्रदर सभी बहुत सपोर्टिव है, तो सबके सपोर्ट से आगे चल रहे हैं. ओके. तो आपने जैसे बताया कि आपकी जो गेम्स है वो ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन. अगर आप उसे ऑनलाइन लेके जाते तो आपको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती. तो आपका इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि आपने ऑफलाइन गेम्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? ओके, यस. तो आजकल लॉकडाउन के दौरान बच्चे पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुके थे. एजुकेशन भी कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है, ट्यूशन्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है. इसके चलते नंबर्स बता रहे हैं कि 75% ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम गैजेट एडिक्शन, एंड दैट इज़ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इमोशनल behavior and behavioral disturbances which is created in children. तो ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, and there should be a limit to the screen time of children.
स्क्रीन टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, उनके ट्यूशन्स और वो सब भी कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन ही थे, यस और अभी देखने जाए तो हाइब्रिड जैसा हो गया है कि स्क्रीन पर भी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बच्चे यूट्यूब से भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। बिल्कुल। तो और वो screen time तो डेफिनेटली बढ़ा है। सीखने से ज़्यादा फिर यूजलेस चीज़ें भी बहुत सारी देख रहे हैं स्क्रीन पर, मतलब मैच्योरिटी भी बहुत जल्दी आ रही है बच्चों में बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. So I wanted to limit the screen times and there should be a good option and good alternative to that. तो इसीलिए फिर मैंने ऑफलाइन गेम्स बनाए जो कि एंगेजिंग भी है, फन भी है और लर्निंग भी अवेल करते हैं. सेकेंड ये है कि पेरेंट्स भी आजकल मोबाइल एडिक्टेड है. फैमिली में जितने लोग हैं सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ज़रिया है ये गेम्स. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सारे जन खेल सकते हैं. इस टाइप का कंसेप्ट है कि सारे लोग खेल सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं. तो एक वंडरफुल फैमिली टाइम भी इससे जनरेट हो रहा है और साथ साथ में लर्निंग हो रही है, पैट्रियोटिज्म इंक्रीज हो रहा है, इंडिया के बारे में हम जान रहे हैं. तो आपको कहीं से फंडिंग मिली हुई है ये स्टार्टअप के लिए, या फिर आपका पूरा स्टार्टअप बूटस्ट्रैप है? इट्स अ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप राइट नाउ. एंड अभी हम MVP स्टेज पे कह सकते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. हम डेवलपमेंट स्टेज पे हैं. गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए हमने अप्लाई किया है एंड सून लेट्स सी वी विल गेट दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. बट MVP स्टेज पे, बट अवेलेबल है लोगों के लिए? यस बिल्कुल, इट इज़ अवेलेबल, बट बाकी प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट में है. 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. तो आपको कहीं से इंक्यूबेशन मिला हुआ है इसके रिलेटेड? हाँ, हमारा स्टार्टअप आई हब अहमदाबाद में इंक्यूबेटेड है. तो इंक्यूबेशन के क्या 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 फ़ायदे होते हैं? इंक्यूबेशन जब हम एक इंक्यूबेशन सेंटर में लेते हैं तो फर्स्ट तो हमें नेटवर्क अच्छा मिलता है. कोवर्किंग स्पेस भी कई इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं. थर्डली आपको ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट फाइलिंग, कॉपीराइट्स ये सब है उसका एडवांटेज मिलता है. वो सब आपको इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू हो जाता है. अपने जो भी बिजनेस है उसको हेल्प करते हैं? बिल्कुल, ट्रेडमार्क कम्प्लीटली वो नर्चर करते हैं एक बिजनेस को, बिल्कुल स्क्रैच से, आइडिया से पूरा नर्चर करते हैं ताकि वो एक प्रोडक्ट तक बन सके. हाँ, उसमें हमें मतलब ट्रेन भी किया जाता है, जैसे आप कैसे इन्वेस्टर्स के सामने पिच करेंगे. उसके लिए अलग अलग डेमो डेज होते हैं जिसमें आप अपना पिच देते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स से. डेमो डे का मतलब ये है कि वो आप पिच दे रहे होगे 40 to 50 पीपल के सामने, और वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी पिच कैसी, और आप ऐसे प्रिपरेशन कर सको पिच के लिए. हाँ, पिच के लिए प्रिपरेशन और मेंटरशिप भी मिलता है. कई बार वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी होता है. और इंक्यूबेशन का ये एक और फ़ायदा है कि आपको गवर्नमेंट से भी काफ़ी टाइप्स मिलते हैं. जैसे हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे और उनके सामने हमें पिच करने का मौका मिला था थ्रू द इंक्यूबेशन सेंटर. तो आपका मार्केट फिट क्या है? करंटली हम D2C में ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड सून वी विल बी देयर ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो विल बी लाइव सून. एंड हम B2B भी केटर कर रहे हैं जिसमें हम स्कूल्स के थ्रू स्टूडेंट तक पहुंच रहे हैं और स्कूल्स को भी एज अ टूल हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं. स्कूल्स सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकता है और क्विज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये गेम. सो उस तरह से भी हम कर रहे हैं B2B. आपकी कौन कौन सी स्कूल्स के साथ टाई अप हो चुके हैं अभी तक? अहमदाबाद में 4 से 5 स्कूल्स में हमारे टाई अप हो चुके हैं और अब आने वाले टाइम में लाइक अप्रैल मंथ में हम एक वैकेशन कैंपेन भी रन करने वाले हैं स्कूल्स में, तो उसके थ्रू हम और स्कूल्स में टाई अप करेंगे. ओके. हाँ, तो ये बात आपकी सही है कि अगर स्कूल में, क्योंकि बच्चे जनरली आपको रिलेट करो तो स्कूल के साथ है, तो आप अगर सीधा स्कूल के साथ टाई अप कर रहे हो तो उसके साथ आपको ज़्यादा रीच मिलेगी स्टूडेंट्स. राइट. और वो बच्चे भी इंटरनली एक दूसरे के साथ ये गेम खेल के ऐसा कोई पीरियड रख सकते हैं कि वहाँ पर ये गेम्स एक दूसरे के साथ खेल सके, तो इससे डेफिनेटली उनका नॉलेज भी बढ़ेगा. तो आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? सबसे बड़ा मेरा हिंड्रेंस रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन. जनरली जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम हाईली क्वालिफाइड हैं, दुनिया को हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तब हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है
कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो उस डर के चलते वी ट्राई टू प्रोकेस्टिनेट थिंग्स, जैसे हम आज की चीज़ें कल पे डाल रहे हैं, कल की चीज़ें परसों पे डाल रहे हैं, और ऐसे करते करते वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती है। करेक्ट। मतलब ये बात सही है कि एक फियर ऑफ फेलियर होता है जो मेन रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का। यस, बिल्कुल, हर एक इंसान के अंदर ये होता है, हारने का डर हर इंसान में होता है, बट हार के जो उठता है वही रियल विनर होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हारने से बिल्कुल डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मतलब रिस्क ले सकते हैं लेकिन सब कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए, बिल्कुल। पूरा एनालिसिस करके रखा हो तब जाके अगर आप ट्राई करो तो बात सही है। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आपने बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप थोड़ा हमें उसके रिलेटेड नॉलेज दे सकते हो कि अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? तो स्टार्टअप में जो कोर है वो है आइडिएशन स्टेज। द आइडिया इज़ द फाउंडेशन स्टेज ऑफ द एंटायर स्टार्टअप। ये एक बिल्डिंग की तरह है, जो बिल्डिंग की नींव का काम करता है आइडिया। तो आइडिया के दौरान, आइडिया बहुत लोगों को आता है, बट आइडिया से प्रोडक्ट डेवलप करना, दैट इज़ द एंटायर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियल। तो उसमें आइडिएशन के आजू बाजू में बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है फाउंडर को। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट फिट रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, जितने भी हैं वो सारा कुछ करके, मार्केट रिसर्च करके वो आइडिया को आपको रोबस्ट आइडिया बनाना है जो कि डेवलप हो सकता है। कई बार आइडिया आता है बट वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मार्केट को नीड ही नहीं है, पर आपको आइडिया आया इसलिए आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई खरीदेगा ही नहीं प्रोडक्ट तो उसे बना के क्या मतलब है। तो आप ये आइडिया वैलिडेट कैसे कर सकते हो कि अगर किसी को कोई आइडिया वैलिडेट करना है, मैं अगर मुझे कोई आइडिया है, मुझे अभी वैलिडेट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले तो आप आइडियाज़ को, बहुत सारे आइडियाज़ को लिस्ट कीजिए, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आइडियाज़ हैं वो मार्केट में ऑलरेडी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं वो आप रिसर्च कीजिए, और उसके बाद उस आइडिया में आपका क्या यूएसपी है वो आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप में नॉवेल्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनोवेशन, स्टार्टअप इज़ ऑलवेज इनोवेशन बेस्ड, तो इनोवेशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद वो फाइनलाइज हो गया तब आप फिर टेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना के प्रोटोटाइपिंग करके आप टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में आपको रियल इंसाइट्स मिलेंगे कि किस तरह का आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है, कमर्शियल मार्केट में वो कैसा काम करेगा। इसके बाद आप फिर वैलिडेशन कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि इंसाइट्स जनरेट करना, तो अगर मैं ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ तो ऑनलाइन तो मुझे चेक करने के लिए मेरे पास इंसाइट्स के लिए अलग अलग डैशबोर्ड्स और वो सब है। तो अगर कोई प्रोडक्ट जैसे कि आपकी प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन प्रोडक्ट है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़? सो इसको वैलिडेट करने के लिए हमें गेम प्लेयर्स मिलते हैं जो कि गेम टेस्टर्स कहे जाते हैं। बेंगलोर हैज़ दिस बोर्ड गेम कल्चर, तो वहाँ पे गेम टेस्टर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, दोज आर एडल्ट्स। बट सिंस मेरा गेम जो है वो चिल्ड्रन बेस्ड है, एजुकेशन बेस्ड है, तो मैंने कम्युनिटी में ही जितने भी बच्चे होते हैं अलग अलग टाइप्स के, लाइक लर्निंग एबिलिटीज़ सबकी अलग अलग है, इकोनॉमिकली सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उन सबको अलग अलग लोगों को ये गेम अलग अलग जगहों पे खिलाया है। सो उसमें मुझे ओवरऑल आइडिया आया है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में ये ज़्यादा चलेगा, कौन से पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये ज़्यादा चलेगा, उससे मैंने फिर वैलिडेट किया ये। मतलब अपने डिफरेंट बैकग्राउंड के जो भी मेन आपके प्रॉस्पेक्ट्स थे उनसे फीडबैक लेके राइट अपना एक कंक्लूजन। राइट। तो उसके बाद आइडिया के बाद दूसरा कौन से स्टेजेस रहते हैं? सो आइडिएशन के बाद आता है फिर प्रोटोटाइपिंग, जहाँ पे आप बनाते हैं कुछ प्रोडक्ट एंड देन यू टेस्ट दैट प्रोडक्ट। टेस्ट नहीं होता है तो रिपीट अगेन, सेकेंड प्रोटोटाइप, थर्ड प्रोटोटाइप, जब तक आप फाइनल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं बना लेते जो कि मार्केट में एक्सेप्टेबल हो उस तरह का, तब तक आप रिपीट प्रोटोटाइपिंग करेंगे। फिर आपका आएगा MVP स्टेज, उसके बाद आप फिर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा सकते हैं। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपको सिर्फ ऑफलाइन बोर्ड गेम्स पे ही फोकस करना है या फिर आप दूसरी कोई कैटेगरी भी सोच रहे हो उसके साथ साथ? करंटली हम ऑफलाइन गेम्स में केटर करना चाह रहे हैं। इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो बी केटरिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, बट
स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना हमारा मेन मोटो है, तो हम ऑनलाइन गेम्स में तो अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे। और ऑफलाइन गेम्स में भी करेंटली इंडिया में बहुत सारे गेम्स एंड टॉयज़ हैं अवेलेबल, बट उनकी जो थीम्स है वो लर्निंग पर्पस की नहीं है ज़्यादातर। दे आर मोर फोकस टूवर्ड्स डेवलपिंग द फोकस और स्टेम लर्निंग। तो हम अदर देन स्टेम जितने भी एरियाज़ हैं फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज एंड स्किल बेस्ड लर्निंग्स, वो सब इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं गेम्स में। तो हमारे 3 फ्यूचर गेम्स हैं विच इज़ बेस्ड ऑन, फर्स्ट वन इज़ एग्री फन, एग्रीकल्चर बेस्ड गेम होगा, फिर योगीफाई जो योगा बेस्ड होगा, एंड थर्ड इज़ लैंग्वेज बेस्ड जिसमें फ़न मेथड है अलग अलग लैंग्वेज सीखने का। तो थैंक यू स्वाति फॉर दिस पॉडकास्ट। हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला जो कि रिलेटेड था स्टूडेंट्स के एजुकेशन और ऐसे नॉलेज और गेम को आपने मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना है जो कि NEP से अलाइन है और होलिस्टिक विजन रखता है कि जो बच्चों को भी काम आएगा और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी इनके साथ खेल सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।